नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम एमपीपीएससी 2020 की जो पाठ्यक्रम कंप्लीट कराने की सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत हम तीसरे प्रश्न पत्र यानी मुख्य परीक्षा के तीसरे प्रश्न पत्र के अंतर्गत विज्ञान एवं तकनीकी का इकाई 1 का ऊष्मा वाला जो टॉपिक है वो हम कवर करेंगे। इससे पहले हम तापमापन थर्मामीटर ये कवर कर चुके हैं, ठीक है, ऊष्मा से संबंधित और ये ऊष्मा के रूपांतरण और जो ऊष्मा से संबंधित कुछ जो बेसिक जानकारी से, ठीक है, बेसिक जो जानकारियां हैं वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि सिर्फ तापमापन थर्मामीटर ऊष्मा का रूपांतरण यदि हम पढ़ लेंगे तो इसका हमें इससे हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें संबंधित और अन्य प्रश्न पूछे गए हैं। तो उन टॉपिक्स को भी यहाँ पे कवर किया गया है जो पिछले एग्जाम से पूछे गए, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए, तो उनको भी यहाँ पे कवर किया जा रहा है। क्यों इसलिए हम इसमें रिस्क नहीं ले सकते कि तापमान थर्मामीटर और ऊष्मा का रूपांतरण पढ़ लें तो ये कवर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सिर्फ इतना तो पढ़ना ही हमको, इसके अलावा भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना पढ़ेंगे तो हमारी अच्छी बात है। यदि यदि हम इससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे और अच्छी बात होगी, क्योंकि यदि धोखा से उसमें आसपास से क्वेश्चन आ गए तो ये हमारे लिए समस्या बन सकती है, ठीक है। इसलिए हम थोड़ा सा जो 10वीं तक जो है, ठीक है, 10th तक का जो लेवल है एनसीईआरटी का, वो तो हम उतना तो कवर हम कर सकते हैं, और उतनी साइंस तो हर किसी ने पढ़ी होती है। इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि 10th तक का जो भी उसमें संबंधित जो चीज़ें, उसमें संबंधित जो भी टॉपिक्स है वो हम कवर कर लें, ठीक है। और जो इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, इस सीरीज से संबंधित लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं, कार्य, बल और ऊर्जा, इकाई और माप, गति, वेग, त्वरण, ध्वनि, विद्युत, चुंबक और प्रकाश, ये सारे टॉपिक्स कवर कराए जा चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। इसको यदि देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दे दी गई है। इससे संबंधित जो भी प्लेलिस्ट है उसकी लिंक यहाँ पे दे दी गई है, उस प्लेलिस्ट में आके आप हर एक वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। 23-24 वीडियो उसके अभी तक बन चुके हैं, ठीक है। तो इन सारे लेक्चर को आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आज का टॉपिक है ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा हम देखेंगे आज। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं लाइव स्पेशल क्लासेस और फ्री टेस्ट सीरीज। लाइव स्पेशल क्लासेस में आपको क्या मिलेगा? आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा टॉप एजुकेटर्स से, और आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। और इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का ऐप, और आपको लॉगिन होना पड़ेगा और अपना गोल चूज करना पड़ेगा एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित, और आपकी लर्निंग यहाँ से स्टार्ट होती है ओनली ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। अनअकैडमी का जो ऐप है इस प्रकार दिखता है, और आप यहाँ पे जो अपना गोल चूज करेंगे वो इस प्रकार कर सकते हैं एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन। आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं इन सेशन में अपने क्वेश्चन भेज के, और आप यहाँ पे टाइप करके कर सकते हैं अपने क्वेश्चन, वहाँ पे भेज सकते हैं, और साथ ही साथ इमेज के फॉर्म में भी वहाँ पे भेज सकते हैं। इसके साथ आप जो एमसीक्यू वगैरह जब कंडक्ट कराए जाएंगे तो आप पोल के माध्यम से अपने एमसीक्यू का आंसर वहाँ पे दे सकते हैं। साथ ही साथ पीडीएफ और नोट्स यदि डाउनलोड करना है तो यहाँ पे इसका भी ऑप्शन है। हर लेक्चर के बाद आपको यहाँ पे इसके नोट्स डाउनलोड करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। और इसके साथ एमपीपीएससी T20 सीरीज आपको यहाँ पे मिल रही है डेली 8 बजे। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट में आपको इनके आंसर देने होंगे। इसके साथ आपको मिलता है इसमें रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस, और ये जो पेपर होगा इसमें जो भी डाउट होंगे आपको वो कंप्लीट जो आपके क्लियर कराए जाएंगे 8:30 बजे से 9:30 बजे तक डेली, जो टॉप एजुकेटर्स है उनके द्वारा। फ्री लाइव क्लास और प्लस क्लास में क्या फ़र्क है? यहाँ पे प्लस क्लास में आपको मिलेंगे कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट्स और पीडीएफ नोट्स यहाँ पे अनलिमिटेड मिलेंगे आपको, और ऑल डाउट सॉल्व बाय टॉप एजुकेटर्स। और यदि आप फ्री क्लास यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिमिटेड हो जाएगी। इसके और क्या बेनिफिट्स है? आप अपने पसंदीदा टीचर से पढ़ सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के यहाँ पे बैच है, आप उन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन भी होते हैं, और यहाँ पे पोल भी क्रिएट कराए जाते हैं, कमेंट्स आप कर सकते हैं जो भी आपके कमेंट्स हैं, और यहाँ पे क्विज भी सॉल्व कराई जाती है। 1 सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा और अनलिमिटेड एक्सेस आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ पे इन लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, इन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन आप देख सकते हैं बाद में, और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं रिविजन के लिए। अक्टूबर में आने वाले बैचेस को आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे एमपीएसआई का बैच है और अन्य जो बैच यहाँ पे दिए एमपी पुलिस संबंधित है, और जो अन्य बैच आपके जो पसंदीदा बैच है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ऊष्मी प्रसार के अंतर्गत यानी थर्मल एक्सपेंशन के अंतर्गत जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो है ठोसों में ऊष्मी प्रसार यानी सॉलिड थर्मल एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक। इसके बाद द्रवों में ऊष्मी प्रसार थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स में, द्रव का आभासी प्रसार गुणांक, द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक। इसके बाद जल का असंगत या असामान्य प्रसार,
सर्दियों में जल के पाइप कभी कभी फट जाते हैं, इसका कारण हम जानेंगे। और तीसरा है यहाँ पे गैसों में ऊष्मीय प्रसार यानी थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, गैसों का आयतन प्रसार गुणांक और गैसों का दाब प्रसार गुणांक, ये टॉपिक्स डिस्कस के आज होने वाले हैं। टॉपिक है ऊष्मीय प्रसार, इंग्लिश में इसे कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है जानेंगे इसे। ये किसी पदार्थ में तापीय वृद्धि के कारण, किसी भी पदार्थ में, पदार्थ हो सकता है ठोस, द्रव या गैस, ठीक है, ये पदार्थ होते हैं। किसी भी पदार्थ में तापीय वृद्धि के कारण उसके आकार एवं आकृति में होने वाले प्रसार को ऊष्मीय अथवा तापीय प्रसार कहते हैं। ठीक है, ऊष्मीय अथवा तापीय प्रसार कहते हैं। किसको कहेंगे, किसी पदार्थ में तापीय वृद्धि के कारण, ताप में परिवर्तन के कारण, या ताप में यहाँ पे ताप को बढ़ा रहे हैं उसके कारण, तापीय वृद्धि के कारण उसके आकार और आकृति यानी उसकी विमाओं में होने वाले प्रसार को ऊष्मीय अथवा तापीय प्रसार कहते हैं। ठीक है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में ऊष्मीय प्रसार, पदार्थ की अन्य अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव और गैस में, ठीक है, वे विभिन्न अवस्थाओं में यहाँ पे हम प्रसार देखेंगे, ऊष्मा का प्रसार देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ठोस की। तो ठोस में 3 प्रकार के प्रसार होंगे यहाँ पे, रेखीय प्रसार, फिर इसका गुणांक देखेंगे, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक देखेंगे, आयतन प्रसार गुणांक, ये 3 प्रकार की चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठोसों में 3 प्रकार के प्रसार यहाँ पे होते हैं। द्रवों में 2 प्रकार के होंगे और गैसों में भी यहाँ पे 2 प्रकार के होंगे। द्रव में होंगे आभासी प्रसार गुणांक और यहाँ पे होगा दूसरा होगा वास्तविक प्रसार गुणांक। गैस में आयतन प्रसार गुणांक से संबंधित चीजें पढ़ेंगे और दाब प्रसार गुणांक से संबंधित चीजें यहाँ पे हम देखेंगे। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं ठोसों में ऊष्मीय प्रसार। ठीक है, ठोस यानी सॉलिड थर्मल एक्सपेंशन, सॉलिड थर्मल एक्सपेंशन। जब किसी ठोस के ताप में वृद्धि की जाती है तो ठोस के आयतन यानी इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम, आयतन तथा क्षेत्रफल यानी एरिया, ठीक है, आयतन तथा क्षेत्रफल में होने वाले प्रसार को ठोसों का ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। ठोसों का ऊष्मीय प्रसार किसे कहेंगे, जब किसी ठोस के ताप में वृद्धि की जाती है तो ठोस के आयतन तथा क्षेत्रफल में वृद्धि होने वाले प्रसार को ठोसों का ऊष्मीय प्रसार कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये 3 प्रकार का होता है, रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे रेखीय प्रसार गुणांक। हम देखते हैं क्या है ये, किसी धात्विक क्षण के ताप में, किसी धात्विक क्षण, धातु कोई भी हो सकती है, धातु यहाँ पे सिल्वर हो सकती है, ठीक है, सिल्वर हो सकती है, यहाँ पे आयरन हो सकती है, यहाँ पे सोना हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे ये धातु है, ठीक है, कोई भी धात्विक क्षण के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस, किसी धात्विक क्षण के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस ये क्या है, तापमान है, इसकी वृद्धि करने पर क्षण की लंबाई में होने वाले वृद्धि, किसकी लंबाई में, क्षण की लंबाई में, ठीक है, क्षण की यहाँ पे है लंबाई, क्षण की लंबाई में होने वाली वृद्धि तथा उसकी प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को रेखीय प्रसार गुणांक यानी अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है। इसको बोलेंगे रेखीय प्रसार गुणांक। यदि लंबाई में वहां पर वृद्धि हो रही है, किसके कारण, किसी धात्विक क्षण में ताप में 1 डिग्री सेल्सियस उसको बढ़ा रहे हैं तो, ठीक है, तो इसको कैसे दर्शाएंगे, रेखीय प्रसार गुणांक को दर्शाते हैं अल्फा से। अल्फा बराबर हो जाएगा, यहाँ पे सूत्र है इसका, लंबाई में वृद्धि यानी डेल एल। ठीक है, यदि यहाँ पे कोई भी परिवर्तन यदि हम दर्शा रहे हैं, ये भौतिकी की लैंग्वेज में हम इसको डेल से दर्शाएंगे। ठीक है, डेल से दर्शाएंगे, डेल इसको बोलते हैं, ये ट्रायंगल बना हुआ इसको बोलते हैं डेल। ठीक है, डेल एल यानी लंबाई में वृद्धि यानी परिवर्तन हो रहा है, यानी मूल अवस्था से वो कुछ उसमें परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, मूल अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंच रही है, यानी उसमें परिवर्तन हो रहा है, उसको हम दर्शाएंगे डेल से। तो लंबाई को हम यहाँ पे शो कर रहे हैं एल से और यहाँ पे परिवर्तन को दर्शा रहे हैं डेल से। ठीक है, तो डेल एल लंबाई में वृद्धि यानी डेल एल यहाँ पे बटे इसके अनुपात में क्या होगा, मूल लंबाई एल गुणा ताप में वृद्धि, ताप होगा टी और वृद्धि यानी परिवर्तन होगा डेल। ठीक है, तो इसको हम रेखीय प्रसार गुणांक को कैसे प्रदर्शित करेंगे, रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा से दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, इसका सूत्र होता है लंबाई में वृद्धि डेल एल बटे मूल लंबाई एल गुणित ताप में वृद्धि।
ठीक है, ये होता है रेखीय प्रसार गुणांक। अगला है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। ये क्या होता है, किसी पदार्थ के पटल यानी लेमिना, पटल यानी पृष्ठ, यहाँ पे पृष्ठ हो जाएगा, ठीक है, पृष्ठ या लेमिना के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने पर, 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने पर पटल के प्रारंभिक क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि तथा पटल के प्रारंभिक क्षेत्रफल के अनुपात को उस पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे किस किस का, जो इनिशियल यानी प्रारंभिक जो है, प्रारंभिक प्रारंभिक जो क्षेत्रफल है, प्रारंभिक क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, किसके कारण 1 डिग्री सेल्सियस उसमें तापमान दे रहा है, उसके कारण यहाँ पे जो अंतिम जो होगा, ठीक है, यानी जो फाइनल सरफेस होगा, ठीक है, जो अंतिम क्षेत्रफल होगा, उससे संबंधित चीजें यहाँ पे दी गई है। तो इसमें क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को हम बीटा से दर्शाएंगे और क्षेत्रफल में वृद्धि, ठीक है, यानी जो वृद्धि हुई है 1 डिग्री सेल्सियस तापमान देने पे, यानी फाइनल सरफेस है, वहां पे ये होगा क्षेत्रफल में वृद्धि। ठीक है, क्षेत्रफल में वृद्धि, जितनी वृद्धि हो रही है, यानी डेल यानी वृद्धि का यहाँ पे सूचक है, वृद्धि या फिर परिवर्तन का। ठीक है, यहाँ पे डेल ए यानी जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, प्रारंभिक और अंतिम के बीच में जो परिवर्तन हुआ उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। और इसके बटे में है मूल क्षेत्रफल यानी प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणित तापमान में वृद्धि, यानी ताप में वृद्धि को हम दर्शाएंगे डेल टी से। तो इसका सूत्र हो गया क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा बराबर हो जाएगा क्षेत्र में वृद्धि डेल एल बटे मूल क्षेत्रफल ए गुणा ताप में वृद्धि डेल टी। तो ये इसका सूत्र हो गया किसका, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का। अगला है आयतन प्रसार गुणांक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखेंगे इसके बारे में। किसी पिंड के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने पर उसके आयतन में होने वाली वृद्धि यानी डेल वी, आयतन को हम दर्शाते v से और वृद्धि या हम परिवर्तन को दर्शाएंगे डेल से। ठीक है, किसी पिंड के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने पर उसके आयतन में होने वाली वृद्धि तथा पिंड के प्रारंभिक आयतन v के अनुपात को उस पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक यानी अल्फा बीटा, और ये हो गया गैमा। ठीक है, ये गैमा, इसको गैमा कहेंगे। ठीक है, आयतन प्रसार गुणांक को यहाँ पे देख लेते हैं इसके सूत्र को। ठीक है, यहाँ पे यदि आपको सूत्र याद है तो आप परिभाषा बना सकते हैं, या परिभाषा याद है तो आप सूत्र बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, यहाँ पे देखिए सूत्र यदि आप याद रख लीजिए, क्योंकि सूत्र आसानी से याद रह जाते हैं, परिभाषाएं क्या इबारत रहती है, तो परिभाषाएं में याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए यहाँ पे आप इसको सूत्र के तरीके से याद रखिए, तो आपको आसानी से ज़्यादा देर तक याद रहेगा और जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आयतन में वृद्धि होगी, आयतन वृद्धि को हम लेंगे डेल वी से। ठीक है, इसके बटे में आएगा मूल आयतन गुणा ताप में वृद्धि। ठीक है, ये हो जाएगा आयतन वृद्धि बटे मूल आयतन गुणा ताप में वृद्धि। तो यहाँ पे इस प्रकार आप इसकी परिभाषा बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ये देखिए, किसी पिंड के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने पर, ठीक है, किसी पिंड के ताप में, यहाँ पे ये वाला पोर्शन आ गया, किसी पिंड के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने पर आयतन में होने वाली वृद्धि तथा पिंड के प्रारंभिक आयतन के अनुपात को, आयतन में होने वाली वृद्धि और पिंड के प्रारंभिक आयतन के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, आयतन प्रसार गुणांक। ठीक है, इस प्रकार हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं। रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन प्रसार गुणांकों में संबंध, ये संबंध क्या होता है, अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गैमा बराबर होगा 1:2:3, इस अनुपात में ये होते हैं। ठीक है, ये आपस में इन तीनों का संबंध है। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे तो ये और आसानी से आपको याद रह पाएंगे। एग्जाम्पल है यहाँ पे, कांच की बोतल में फंसी कॉर्क निकालना। बोतल में फंसी कॉर्क यहाँ पे हम जब निकालेंगे, कोई कांच की बोतल है, ठीक है, ये कांच की बोतल है, इसमें कोई कॉर्क फंसा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए कोई कॉर्क है और ये कांच की बोतल है, तो यहाँ पे इससे संबंधित चीज़ यहाँ पे डिस्कस हो रही है। बोतल में फंसी कॉर्क को निकालने के लिए हम बोतल के मुंह को गर्म पानी में रख देते हैं। ठीक है, ये गर्म पानी में रख दी, ये फेस है, इसको मतलब हमने उल्टा के रख दिया ऐसा कुछ। ठीक है, ये गर्म पानी है, ये कोई पात्र है, यहाँ पे ये गर्म पानी। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी, बोतल में फंसी कॉर्क को निकालने के लिए हम बोतल के मुंह को गर्म पानी में रख देते हैं।
बोतल के मुंह को गर्म करने पर उसका मुंह ऊष्मीय प्रसार के कारण कुछ चौड़ा हो जाता है। ठीक है, ऊष्मीय प्रसार के कारण कुछ चौड़ा हो जाता है और कॉर्क आसानी से निकल जाता है। यहाँ पे ये क्या होगा, ये सरफेस वाला जो एरिया रहेगा, ये मतलब ऊपर वाला एरिया जो रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, उसमें ऊष्मीय प्रसार होगा और ऊष्मीय प्रसार के कारण ये उसका कुछ भाग चौड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये चौड़ा हो जाएगा तो यहाँ से कॉर्क आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका एग्जाम्पल देखे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पे, ये कॉर्क का एग्जाम्पल हो गया। अब देखते हैं हम रेल की पटरियों के मध्य कुछ रिक्त स्थान छोड़ना। ठीक है, रेल की पटरी के मध्य कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिया जाती है। आपने गौर से देखा होगा रेल की पटरियों में, जैसे ये पटरी है, ठीक है, ये एक पटरी है, हाँ ये ठीक है, ये पटरी यहाँ से ये बीच में वो लगे हुए ये स्लीपर, ठीक है, ये स्लीपर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पटरियों के मध्य यहाँ पे ये जब दूसरी यहाँ से कनेक्ट होगी ना, ये वाली, ठीक है, तो यहाँ पे ये दूसरी जब लगेगी इधर पे, ये या इधर पे, ठीक है, ये इधर पे या इधर पे, ये इस प्रकार से। तो जब ये लगी होती है, ठीक है, ये जब लगी होती है तो इनके मध्य थोड़ा सा गैप रखा जाता है, थोड़ा सा क्या गैप रखा जाता है, ये वाला गैप, ये वाला जो है ना, ये वाला ये गैप यहाँ पर रखा जाता है, यानी अंतर यहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, इसकी बात हो रही है, ये क्यों क्यों होता है ऐसा। तो यहाँ पे देखते हैं, रेल की पटरियों के मध्य कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है, जिससे गर्मी के मौसम में उनके ताप में वृद्धि होने पर, गर्मी के मौसम में क्या होगा, गर्मी के मौसम में हीट बढ़ेगी, ठीक है, हीट यानी ताप, तो ताप बढ़ेगा तो यानी ताप में वृद्धि होगी, तो ताप में वृद्धि होने पर उनके प्रसार का स्थान मिल सके उनको। ठीक है, ताप में वृद्धि होगी तो उनके प्रसार का स्थान उनको मिल सके और पटरियां टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग ना हो। ठीक है, जब ताप में वृद्धि होगी तो हमने देखा है कि ताप में वृद्धि होगी तो यहाँ पे उनमें प्रसार होगा। ठीक है, उनमें प्रसार होगा, प्रसार यानी फैलेंगी तो यहाँ पे उनको फैलने के लिए जगह होनी चाहिए। ठीक है, फैलने के लिए जगह होनी चाहिए, क्यों जगह क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जगह होगी तो वो वहाँ पे ये इनको नुकसान नहीं होगा। यदि जगह होगी तो ये इस जगह में फैल के फिर जैसे मौसम परिवर्तन हुआ या फिर यहाँ पे क्या हुआ, तापमान कम हुआ तो ये सिकुड़ के वापस आ जाएगी। ठीक है, तापमान ज़्यादा होगा तो फैलेगी और तापमान कम हुआ तो ये वापस आ जाएगी। इसलिए यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे ये जो रेल की पटरी होती है इसमें गैप छोड़ा जाता है। क्यों, क्योंकि ये यदि पास में रहेगी तो ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, पास में यदि चीजें ये मान लीजिए ये एकदम चिपका के हमने लगा दिए, ठीक है, चिपका के लगाएंगे, जब क्षेत्रीय प्रसार होगा, तापमान में वृद्धि होगी, तो यहाँ पे प्रसार होगा तो ये फैलेंगी, तो यहाँ पे फैलेगी तो ये एक दूसरे से चिपकी हुई है तो ये क्या हो गई, टेढ़ी हो जाएगी, इस प्रकार से कुछ ऐसी कुछ हो जाएगी। ठीक है, ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी ऐसी, फिर आपको ऐसी ऐसी पटरी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये यातायात के लिए सही नहीं होगा। ठीक है, तो ट्रेन के लिए भी सही नहीं होगा और यहाँ पे लोहे की भी भारी क्षति होगी, इसलिए हम यहाँ पे इसमें गैप देकर लगाते हैं। ठीक है, गैप देकर इसमें लगाते हैं। अगला एग्जांपल हम देखते हैं, किसी कांच के गिलास में अत्यधिक गर्म पानी डालने पर, किसी कांच के गिलास है, ठीक है, ये कांच का कोई गिलास है, ये है कांच का गिलास, ठीक है, कांच का कोई गिलास है, इसमें अत्यधिक गर्म पानी डालते हैं, यहाँ पे हमने गर्म पानी डाल दिए। ठीक है, ये गर्म पानी है, ये है गर्म पानी, ये डाल दिए गर्म पानी। यहाँ पे अत्यधिक गर्म पानी डालने पर वे चटक जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जब गर्म पानी हम डालते हैं कांच की ग्लास में या कांच की बोतलों में, अक्सर देखा होगा तो वो चटक जाते हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि कांच ऊष्मा का सुचालक नहीं है, कांच जो है ऊष्मा का सुचालक नहीं है। ठीक है, ऊष्मा का सुचालक ये नहीं है और उसमें गर्म पानी डालने से उसकी अंदर की सतह गर्म हो जाती है, ये अंदर वाली सतह है ना, ठीक है, ये देखिए कांच की थोड़ी सी थिकनेस में यहाँ पे बढ़ाता हूँ, ये हो गया, ये ठीक है, ये अंदर वाली सतह है और ये है बाहर वाली सतह, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें पानी जब डालेंगे, उसमें गर्म पानी डालेंगे तो उसके अंदर की सतह गर्म हो जाती है, जो अंदर की सतह रहेगी ये वाली, ठीक है, ये वाली सतह गर्म हो जाती है और उसका प्रसार होता है, जबकि बाह्य सतह का तापमान कम होता है जिससे उसका प्रसार नहीं होता। यदि हम इसकी बात करें, बाहर वाले सतह की बात करें तो उसका तापमान उतना नहीं हो, क्योंकि हम गर्म पानी अंदर डाल रहे हैं। ठीक है,
अंदर डालेंगे तो अंदर वाली सतह का प्रसार होता है, जबकि बाहर वाली का नहीं होता है। इसलिए आंतरिक प्रसार के कारण ग्लास टूट जाता है। ठीक है, आंतरिक प्रसार के कारण क्या होता है, ग्लास यहाँ पे टूट जाएगा, ये वाला जो ग्लास रहेगा टूट जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने देखे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें ये बताइए ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, बताइए ऐसा कि रेल की पटरी को ऐसा क्यों छोड़ दिया जाता है, या फिर हम कांच के ग्लास में गर्म पानी डालते हैं तो क्यों फूट जाता है, या फिर कांच की बोतल में फंसी कॉर्क को कैसे निकालेंगे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम्पल याद रखने होंगे, किससे संबंधित है ये भी। ठीक है, ये ठोस में प्रसार के ये उदाहरण है। और है यहाँ पे और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। टेलीफोन या विद्युत तारों को ढीला छोड़ना। टेलीफोन या विद्युत तारों को ढीला क्यों छोड़ते हैं? विद्युत के तार खंभों के मध्य कुछ ढीले छोड़ दिए जाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर, ये ऐसे ये मान लीजिए ये विद्युत के खंभे हैं, यहाँ पे जब तार रहते हैं तो इसको ढीला छोड़ देते हैं। इस प्रकार से हम ये लगे हुए इस प्रकार से लगे हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये तार है, तार को ऐसा ढीला छोड़ देते हैं। ये तार है मान लीजिए, ठीक है, ये तार है, ये तार है, ये तार है। ठीक है, इसको ढीले ढीले छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसको हम ढीले छोड़ देते हैं जिससे सर्दियों में सिकुड़ने पर तार टूट ना जाए। ठीक है, सर्दियों में क्या होंगे, ये सिकुड़ते हैं। ठीक है, सर्दियों में क्या होते हैं, सर्दियों में तापमान कम होगा तो ये सिकुड़ेंगे। ठीक है, सिकुड़ेंगे तो ये तार टूट न जाए, इसलिए हम इसको क्या ढीले छोड़ देते हैं। क्योंकि तारों का ताप बढ़ने पर उनका प्रसार होता है। ताप बढ़ेगा तो उनका प्रसार होगा, ताप यदि बढ़ेगा तो प्रसार होगा। तो यहाँ पे जब ठंड पड़ती है, ठीक है, सर्दी में सिकुड़ जाते हैं और ताप बढ़ेगा तो ये फैलेंगे, यानी प्रसार बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रसार उसको बढ़ेगा, तो इसलिए ये सिकुड़े और फैले तो ये टूट ना जाए। ठीक है, इनका प्रसार होगा और ये सिकुड़ेंगे, तो इस कंडीशन में टूट ना जाए, इसलिए हम इस टेलीफोन या विद्युत तारों को ढीला छोड़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ढीला छोड़ते हैं। यदि तार कसकर लगाए गए तो सर्दी में ताप कम होने से वे टूट सकते हैं। इस प्रकार के तार अधिकांशतः सर्दी के दिनों में लगाए जाते हैं। ठीक है, ताप कम हुआ तो वो टूट सकते हैं, और इस प्रकार के जो अधिकांशतः ये तार है, इस प्रकार जो तार है अधिकांशतः सर्दी के दिनों में लगाए जाते हैं। ठीक है, अगला है द्रवों में ऊष्मीय प्रसार। ठीक है, अभी हमने ठोस के बारे में जानकारी प्राप्त किया, अब हम पढ़ेंगे द्रव के बारे में। द्रवों में ऊष्मीय प्रसार यानी थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। देखते हैं क्या होता है। द्रव या लिक्विड का अपना कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, द्रव या लिक्विड का अपना कोई निश्चित आकार नहीं होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जिस बर्तन में ये रखे जाते हैं उसका आकार ये ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, यदि ये इस पात्र में रखे तो इस पात्र का ये आकार ग्रहण कर लेंगे। बॉटल में रखें, ठीक है, कोई बॉटल है यहाँ पे, बॉटल में यदि रखें तो बॉटल का आकार ये ग्रहण कर लेंगे। या किसी बाल्टी में रखें तो बाल्टी का आकार ये ग्रहण कर लेंगे। किसी बड़े टैंक में रखें तो टैंक का आकार ये ग्रहण कर लेंगे। इस प्रकार हमको ये पता है कि इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसका आकार ये ग्रहण कर लेते हैं। किसी द्रव युक्त बर्तन को या इस बर्तन को गर्म करते हैं। ठीक है, जिसमें ये रखे होते हैं, जिस आकार के हो जाते हैं, इसमें रखे होते हैं, या फिर किसी द्रव युक्त बर्तन को गर्म करते हैं। तो द्रव युक्त बर्तन को गर्म करने पर पहले बर्तन का प्रसार होता है। सबसे पहले क्या होगा, बर्तन का प्रसार होगा। जैसे जैसे ये मान लीजिए ये बाल्टी है। ठीक है, बाल्टी को हम ताप देंगे तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो बाल्टी है, बाल्टी में प्रसार होगा। ठीक है, बाल्टी में प्रसार होगा यदि हम इसको ताप देंगे। ताप क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसको गर्म करना है। आई होप ये होगी कि किसी धातु की बाल्टी। ठीक है, धातु की बाल्टी या लोहे, धातु में अक्सर लोहे की बाल्टी होती है। ठीक है, तो लोहे की बाल्टी ये है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो इसको हम गर्म कर रहे हैं तो पहले बर्तन का प्रसार होगा, यानी यहाँ पे इस पात्र का प्रसार होगा, यानी ये वाला है। ठीक है, इस पात्र में रखा है उसका प्रसार होगा। उसके पश्चात द्रव का प्रसार होता है। ठीक है, इसके अंदर जो द्रव रखा है, यानी जो भी द्रव रखा है, यानी पानी, मान लीजिए द्रव, यहाँ पे कोई एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं पानी रखा हुआ है तो उसका प्रसार बाद में होगा। द्रवों में केवल आयतन का प्रसार होता है। द्रवों में केवल किसका प्रसार होता है, आयतन का, जो दो प्रकार से यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे द्रव में सिर्फ आयतन का प्रसार को याद रखिए, जबकि हमने यहाँ पे देखा था क्या, ठोस में किसका प्रसार हो रहा था, आयतन और क्षेत्रफल का, दोनों का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो जिसका आकार है, ठोस का आकार हमको पता रहता है, तो उसके आयतन और यहाँ पे क्या, आयतन और क्षेत्रफल हम दोनों प्रसार देख लिए। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, द्रवों में उसमें प्रसार, तो द्रवों में केवल आयतन इसका निश्चित होता है। ठीक है, तो आयतन का प्रसार यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, द्रव में केवल आयतन का प्रसार होगा। तो ये दो प्रकार का होता है। देखते हैं पहला, द्रव का आभासी प्रसार गुणांक, एपरेंट एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ लिक्विड।
ठीक है, ये देखते क्या होता है, किसी द्रव के ताप में एकांक यानी 1 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि होने पर, किसी द्रव के एकांक यानी 1 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि होने पर उसके आयतन में होने वाली आभासी वृद्धि, उसके आयतन में होने वाली आभासी वृद्धि तथा उसके प्रारंभिक आयतन का अनुपात द्रव का आभासी प्रसार गुणांक कहलाता है। ठीक है, द्रव का आभासी प्रसार गुणांक कहलाता है। द्रव का आभासी प्रसार गुणांक, इसको हम गैमा से दर्शाएंगे। गैमा बराबर हो जाएगा द्रव के आयतन में आभासी वृद्धि यानी डेल वी, और यहाँ पे प्रारंभिक आयतन वी गुणा डेल टी यानी ताप में वृद्धि। यानी इसका फॉर्मूला आएगा डेल वी अपॉन वी इंटू डेल टी, डेल वी बटे वी गुणा डेल टी। ठीक है, यहाँ पे डेल परिवर्तन को दर्शाता है और ये वी है आयतन, और यहाँ पे डेल परिवर्तन को दर्शाएगा और टी है यहाँ पे तापमान। ठीक है, ताप में कितनी वृद्धि हो रही है, 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो रही है तब। द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक, ठीक है, रियल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ लिक्विड, ये क्या होता है, किसी द्रव में एकांक तापीय वृद्धि के कारण, ठीक है, एकांक तापीय वृद्धि यानी 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हम कर रहे हैं, उसके कारण उस द्रव के आयतन में होने वाली वास्तविक वृद्धि, उस द्रव के आयतन में होने वाली कौन सी वृद्धि, वास्तविक वृद्धि तथा प्रारंभिक आयतन के अनुपात को द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक कहते हैं। इसको वाई आर से हम दर्शाते हैं। ठीक है, वाई नहीं, ये है गैमा आर से इसे दर्शाएंगे। द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक बराबर होता है द्रव के आयतन में वास्तविक वृद्धि यानी डेल वी आर यानी रियल। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, द्रव का प्रारंभिक आयतन v इंटू डेल टी। ठीक है, इसको इस प्रकार से हम इसका फॉर्मूला ये देखते हैं और इसको यहाँ किससे दर्शाते हैं, गैमा आर से। ठीक है, गैमा आर इससे दर्शाते हैं। जल का असंगत या असामान्य प्रसार, इसके अंतर्गत देखते हैं जो द्रव का असंगत और असामान्य प्रसार जो होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो जल का असंगत या असामान्य प्रसार यहाँ पे देखते हैं। जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के मध्य गर्म करने पर उसका संकुचन होता है। ठीक है, 0 डिग्री से कहाँ तक ये जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो उसका संकुचन होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, संकुचन। 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के मध्य गर्म करेंगे तो उसका संकुचन होता है। और 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, मतलब इसी वाली कंडीशन में, यही कंडीशन में, तो उसका आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है। क्या होगा, यहाँ पे आयतन घटेगा और घनत्व क्या होगा, घनत्व बढ़ेगा। ठीक है, इस वाली कंडीशन में आयतन घटेगा और घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। तथा 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर, यानी इस वाली कंडीशन में यदि नीचे आएंगे, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस वाली कंडीशन में यदि नीचे आ रहा है, ठीक है, इस वाली यानी ठंडा कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका आयतन जो होगा बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा और इसका घनत्व जो होगा कम होगा, घनत्व जो होगा कम होगा। ठीक है, ये कंडीशन ये दर्शाता है जल। तो ऐसा ही दर्शाता है। लेकिन सामान्यता क्या होता है, सामान्यता वस्तु को गर्म करने पर उसके तापीय प्रसार में विस्तार होता है तथा ठंडा करने पर उसका संकुचन होता है। जैसा कि हम देखें, ठीक है, ताप बढ़ा रहे हैं तो उसका विस्तार होगा, यदि कम कर रहे हैं तो उसका संकुचन होगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। ठीक है, अर्थात उनका आयतन ये घटता है और परंतु जल इसका अपवाद है। ठीक है, संकुचन होता है और आयतन घटेगा ठंडा करने पर, जो नॉर्मल हमने द्रव देखे उसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जल के केस में यहाँ पे उल्टा है, जल इसका अपवाद है। ठीक है, जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, जो जल में जो कंडीशन होती है वो हमने ये देखे, 4 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो चीजें हो रही जल के अंतर्गत। तो यहाँ पे जल का असंगत या असामान्य प्रसार से इससे ये इसका तात्पर्य है। ठीक है, तो ये एक अपवाद है जल। सर्दियों में जल के पाइप कभी कभी फट जाते हैं। सर्दियों में जल के पाइप कभी फट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, सर्दियों में जल के पाइप कभी कभी फट जाते हैं क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ का आयतन जल के आयतन से अधिक होता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ का आयतन जल के आयतन से अधिक होता है। इसलिए सर्दियों की रातों में जब वायुमंडल का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, कब होता है, जब सर्दियों की रातों में वायुमंडल का दाब 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, तो पाइप में जो उपस्थित जल रहता है जमकर बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है,
0 डिग्री सेल्सियस कम हुआ तापमान कब, वायुमंडल का तापमान कम हुआ कब, सर्दियों की रातों में। तो उसमें जो उपस्थित जो द्रव रहता है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, बर्फ में। बर्फ बनने पर उसका आयतन जो रहता है, आयतन बढ़ता है, ठीक है, बर्फ बनेगा तो उसका आयतन बढ़ेगा, परंतु आयतन प्रसार के लिए आवश्यक स्थान उपलब्ध ना होने के कारण, ठीक है, आयतन प्रसार के लिए आवश्यक स्थान उपलब्ध ना होने के कारण पाइप की सतह पर अंदर से दबाव पड़ता है और जिससे फट जाते हैं, ठीक है। ये पाइप है, मान लीजिए पाइप के अंदर ये कोई द्रव भरा हुआ है और यहाँ पे तापमान कम हुआ, ठीक है, तापमान कम हुआ तो ये क्या हो गया, ठोस में परिवर्तित हो गए, ये होगा ठोस में परिवर्तित, और ठोस में परिवर्तित हुए तो उसमें प्रसार होगा, ठीक है, इसमें प्रसार होगा, तो प्रसार होगा तो इसको फैलने के लिए जगह चाहिए, लेकिन पाइप यहाँ पे ठोस ठोस रहेंगे तो यहाँ पे ये क्या होंगे, ये चटक जाएंगे, ठीक है। ये जब बर्फ बनेगी, जो जो द्रव है, द्रव यानी जो पानी है, ठीक है, पानी यदि बर्फ बनेगा तो ये फैलेगा, आयतन वृद्धि होगी तो ये फैलेगा तो इसको क्षेत्र यदि नहीं मिलेगा किसका, प्रसार के लिए, तो ये पाइप से बाहर जाने की कोशिश करेगा, तो वहां पे दबाव बढ़ाएगा तो ये क्या होगा, पाइप फट जाएगा। इसलिए सर्दियों को पाइप कभी फट जाते हैं, ये भी प्रसार का एक एग्जाम्पल है। अगला है गैसों में ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। देखते हैं क्या होता है। गैसों में द्रव या ठोस की अपेक्षा तापीय वृद्धि से अधिक प्रसार होता है, ठीक है, द्रव और ठोस की अपेक्षा गैस में तापीय वृद्धि से अधिक प्रसार होता है। गैसों में ऊष्मीय प्रसार दो रूप से होता है। गैसों में बात करें तो कितने रूप से होता है, दो रूप से। हमने ठोस में देखा था, ठोस में 3 रूप से हो रहा था, और ये द्रव में हो रहा था कितने, 2 रूप से, और ये गैस में भी हो रहा है कितने, 2 रूप से। इस प्रकार ये गैस में हम दो रूप से हम देखेंगे प्रसार, गैसों का आयतन प्रसार गुणांक और गैसों का दाब प्रसार गुणांक, ये देखेंगे, ठीक है। गैसों का आयतन प्रसार गुणांक देखते हैं क्या है। स्थिर दाब पर, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंडीशन चेंज हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दाब स्थिर है, यानी जो प्रेशर वो कांस्टेंट है। स्थिर दाब पर गैस का ताप प्रति डिग्री सेल्सियस, गैस का जो ताप है प्रति डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो प्रति डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके आयतन में होने वाली वृद्धि, ठीक है, स्थिर दाब पर गैस का ताप प्रति डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके आयतन में होने वाली वृद्धि तथा गैस के प्रारंभिक आयतन के अनुपात को गैस का आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं, ठीक है। गैस का आयतन प्रसार गुणांक बराबर हो जाएगा, यहाँ पे गैमा बराबर हो जाएगा गैस के आयतन में वृद्धि डेल वी बटे गैस का प्रारंभिक आयतन गुणा डेल टी, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने जो भी चीज अभी तक पढ़ा, यहाँ पे बहुत ही कॉमन फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है, कॉमन फॉर्मूला यहाँ पे देखिए डेल टी सब में कॉमन है। यहाँ पे जो जो वृद्धि या परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे परिवर्तन ऊपर लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो उसका प्रारंभिक जो भी है, ठीक, प्रारंभिक आयतन है, प्रारंभिक क्षेत्रफल है, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये इस प्रकार ये जितने भी, ठीक है, ये ठोस में 3 प्रकार से हुआ, द्रव में 2 प्रकार से हुआ, गैस में यहाँ पे 2 प्रकार से होगा। ये 3 2 5 2 7, ये 7 तो फॉर्मूले है, इसमें बहुत ज्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। जिसमें परिवर्तन हो रहा है उसको ऊपर लिख दीजिए, और जो उसका प्रारंभिक है उसको नीचे लिख दीजिए, और बटे में गुणा टी कर दीजिए, तो ये इसका जो भी जो गुणांक रहेगा वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है ये फॉर्मूला, ठीक है। गैसों का दाब प्रसार गुणांक ये देखेंगे हम। गैसों का दाब प्रसार गुणांक, स्थिर आयतन पर गैस का ताप प्रति डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके दाब में होने वाली वृद्धि तथा गैस के प्रारंभिक दाब के अनुपात को हम गैस का दाब प्रसार गुणांक कहते हैं, ठीक है। ये भी इसमें कुछ अलग नहीं है, ये सारी चीजें हम ये पिछले फॉर्मूले जो है वो हम देखते आ रहे हैं, तो ये भी वैसा ही है। यहाँ पर हो जाएगा बीटा बराबर हो जाएगा, यानी गैस का दाब प्रसार गुणांक बीटा बराबर हो जाएगा गैस के दाब में वृद्धि, यानी डेल पी अपॉन दाब, प्रारंभिक दाब गुणा ताप में वृद्धि, तो ये होगा डेल पी बटे पी गुणा डेल टी, ये इसका फॉर्मूला होगा किसका, गैसों का दाब प्रसार गुणांक का ये फॉर्मूला होगा, यानी बीटा का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ये थे ऊष्मीय प्रसार से संबंधित चीजें, ऊष्मीय या तापीय प्रसार से संबंधित ये चीजें हमने डिस्कस की है, ठीक है। तो यहाँ पे ठोसों में 3 प्रकार से होता है, द्रव में 2 और गैसों में 2 प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार ये तीनों चीजों के एग्जाम्पल सहित हमने पढ़ लिए हैं। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इनकी आवश्यकता है, ठीक है। और यदि आपको वीडियो पसंद ना आए तो वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं, और लेकिन डिसलाइक क्यों किया है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें, ताकि हम अगले कंटेंट में इसको सुधार कर सकें, ठीक है। और यदि लेक्चर संबंधित कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप
वो सवाल या सुझाव दे सकते हैं। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तर लेखन विशेष से जुड़ना चाहते हैं, उत्तर लेखन विशेष क्या है? उत्तर लेखन विशेष में आप उत्तर लेखन का अभ्यास करते हैं, ठीक है, उत्तर लेखन का अभ्यास रोजाना स्तर पे करते हैं। तो वहाँ पे यदि आपको अभ्यास करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। और क्योंकि उत्तर लेखन बहुत ही आवश्यक है मुख्य परीक्षा में, ठीक है, मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन का बहुत ही अहम रोल है। मुख्य परीक्षा में लिखकर ही आप पास हो सकते हैं। तो उसके अभ्यास करने के लिए, यानी उत्तर लेखन का अभ्यास करने के लिए आप इस ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस ग्रुप में हमारे द्वारा आपके उत्तरों की डेली समीक्षा की जाती है। जो भी उत्तर आप भेजेंगे, एक प्रश्न डेली यहाँ पे दिया जाता है, उससे संबंधित प्रश्न उत्तर आपको लिखना होता है। तो उस उत्तर की समीक्षा हमारे द्वारा की जाती है, कितना अच्छा है, कितना खराब है और कितने सुधार की आवश्यकता है। इस प्रकार से डेली मॉनिटरिंग होती है। तो ये ग्रुप आपके लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं लाइव स्पेशल क्लासेस और फ्री टेस्ट सीरीज। लाइव स्पेशल क्लासेस में आपको क्या मिलेगा? आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा टॉप एजुकेटर्स से, और आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। और इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का ऐप, और आपको लॉगिन होना पड़ेगा और अपना गोल चूज करना पड़ेगा एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित। और आपकी लर्निंग यहाँ से स्टार्ट होती है ओनली ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। अनअकैडमी का जो ऐप है इस प्रकार दिखता है, और आप यहाँ पे जो अपना गोल चूज करेंगे वो इस प्रकार कर सकते हैं एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन। आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं इन सेशन में अपने क्वेश्चन भेज के, और आप यहाँ पे टाइप करके कर सकते हैं अपने क्वेश्चन, वहाँ पे भेज सकते हैं, और साथ ही साथ इमेज के फॉर्म में भी वहाँ पे भेज सकते हैं। इसके साथ आप जो एमसीक्यू वगैरह जब कंडक्ट कराए जाएंगे तो आप पोल के माध्यम से अपने एमसीक्यू का आंसर वहाँ पे दे सकते हैं। साथ ही साथ पीडीएफ और नोट्स यदि डाउनलोड करना है तो यहाँ पे इसका भी ऑप्शन है। हर लेक्चर के बाद आपको यहाँ पे इसके नोट्स डाउनलोड करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। और इसके साथ एमपीपीएससी T20 सीरीज आपको यहाँ पे मिल रही है डेली 8 बजे। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट में आपको इनके आंसर देने होंगे। इसके साथ आपको मिलता है इसमें रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस। और ये जो पेपर होगा इसका इसमें जो भी डाउट होंगे आपको वो कंप्लीट जो आपके क्लियर कराए जाएंगे 8:30 बजे से 9:30 बजे तक डेली, जो टॉप एजुकेटर्स है उनके द्वारा। फ्री लाइव क्लास और प्लस क्लास में क्या फ़र्क है? यहाँ पे प्लस क्लास में आपको मिलेंगे कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट्स और पीडीएफ नोट्स यहाँ पे अनलिमिटेड मिलेंगे आपको, और ऑल डाउट सॉल्व बाय टॉप एजुकेटर्स। और यदि आप फ्री क्लास यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिमिटेड हो जाएगी। इसके और क्या बेनिफिट्स है? आप अपने पसंदीदा टीचर से पढ़ सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के यहाँ पे बैच है, आप उन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन भी होते हैं, और यहाँ पे पोल भी क्रिएट कराए जाते हैं, कमेंट्स आप कर सकते हैं जो भी आपके कमेंट्स हैं, और यहाँ पे क्विज भी सॉल्व कराई जाती है। 1 सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा और अनलिमिटेड एक्सेस आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ पे इन लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, इन वीडियोज़ को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन आप देख सकते हैं बाद में, और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं रिविजन के लिए। अक्टूबर में आने वाले बैचेस को आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे एमपीएसआई का बैच है और अन्य जो बैच यहाँ पे दिए एमपी पुलिस संबंधित है, और जो अन्य बैच आपने जो आपके जो पसंदीदा बैच है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं।